नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है उसके विषय में। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है वो इस बात का डिपेंड करेगी कि ये जो एसआईआर की प्रोसेस चल रही है, क्या अक्टूबर या नवंबर में जब भी बिहार के चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्या वो चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होंगे? इसी एसआईआर के जो रिजल्ट्स होंगे, रोल्स इलेक्टोरल रोल्स होंगे, उसके बेसिस पे होंगे या फिर जनवरी में हुए समरी रिवीजन के तहत? अब इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर मतलब माफ कीजिएगा, इस बात को देखते हैं कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने अभी जो सबमिशन किया है उसमें उन्होंने क्या कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सिटीजनशिप इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्टोरल एलिजिबिलिटी, मतलब सिटीजनशिप पे उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे वो। रिस्पॉन्स किया उन्होंने एलिगेशन का कि हम जो है तो ये सारी प्रोसेस जो है तो ये इस बात को मेक श्योर करने के लिए है कि जो लोग जहां पर हैं वहीं अपना वोट दें, और इस तरीके के कई सारे एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिए हैं। लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग की बात करिए, जहां पे आर्टिकल 326 की बात करी है और उनके अधिकारों की बात की, और बिल्कुल सही बात है कि अधिकार है इलेक्शन कमीशन के पास। अब बात यहाँ अधिकारों की नहीं, बात यह है जो प्रोसेस फॉलो की जा रही उस पे बहुत सारे सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। अगर इसके बात की जाए तो इंक्लूजन इन ड्राफ्ट रोल की बात की जा रही है, तो वोटर्स ऑलरेडी लिस्टेड इन बिहार 2025 इलेक्टोरल रोल will be included in draft roll to be published on August 1 provided they submit enumeration form। enumeration form बेसिकली जो BLO हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों के पास जा करके, जिससे वो अपने फॉर्म सबमिट कर सकें। इवन इफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट सबमिटेड, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो है 11 डॉक्यूमेंट जो इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, उन सब इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो अगर वो सबमिट नहीं भी करते हैं तो भी उनके नाम इलेक्टोरल रोल्स में दिखाई देंगे, भले ही बाद में उनसे डॉक्यूमेंट देने के लिए कहा जाए। और इसके बाद लोगों के पास 1 सितंबर तक, 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल सबमिट होंगे और एक महीने का समय होगा लोगों के पास में कि अगर उनका नाम इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो वो अपना नाम इसमें इंक्लूड करा सकें। एक बार डेटा पे नजर डाल लेते हैं जो कि यहां पर सबमिट किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो टोटल इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो हैं 7.89 करोड़ अगर जनवरी के हिसाब से देखे जाए। जनवरी में जो पब्लिश हुई थी समरी रिवीजन, एनुमरेशन फॉर्म जो रिसीव हुए हैं वो 7.23 करोड़ हैं, 99.8%। लाइकली एक्सक्लूजन जो है वो 65 लाख, 8% के आसपास एक्सक्लूजन की बात जो है इलेक्शन कमीशन के सूत्रों के हवाले से खबर आई जो उन्होंने डेटा जारी किया है। डिसीज्ड लोग जो हैं, मर चुके लोग हैं 22 लाख, परमानेंटली शिफ्टेड हैं 35 लाख, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन 7 लाख, जिनके अलग अलग राज्यों में डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन मतलब एक राज्य में भी है और दूसरी जगह भी है, या फिर दो जगहों पे अलग अलग एक ही प्रदेश में इलेक्टोरल रोल्स हैं उनके। उसके बाद फॉर्म्स नॉट सबमिटेड 1.2 लाख। ड्राफ्ट रोल रिवीजन जो रोल पब्लिकेशन 1 अगस्त 2025 को है, क्लेम्स तक किए जा सकते हैं 1 अगस्त से 1 सितंबर तक, और सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग की डेट है वो जुलाई 28 2025 को है। तो आप देख सकते हैं कि 1.2 लाख देखने में बहुत छोटा आंकड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दूं कि साल 2020 में जो चुनावी रिजल्ट आए थे बिहार के, उसमें जो जीत हार का मार्जिन था दोनों गठबंधनों के बीच में 25,000 के आसपास का था। तो बेसिकली 1.2 लाख तो उससे भी 4 गुना ज्यादा नंबर दिखाई दे रहा है। तो 1.2 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है। उसके बाद डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, इसके बाद डिसीज लोगों की बात की जा रही है 22 लाख लोगों की, तो मरे हुए लोगों के रोल हटे नहीं है अगर, तो समरी रिवीजन जिन की लिस्ट जिन लोगों ने क्रिएट की थी, ये सवाल उन पर उठता है कि आखिर ऐसे लोगों के नाम कैसे इलेक्टोरल रोल में डिफाइन दिख रहे हैं। परमानेंटली शिफ्टेड, अब लोगों की बात की जा रही है, परमानेंटली शिफ्टेड किस हिसाब से जो है तो इलेक्शन कमीशन इसको डिफाइन कर रहा है परमानेंटली शिफ्टेड, क्योंकि क्या उनके किसी और राज्य में भी एपिक नंबर बने हुए हैं, क्या किसी और राज्य में उन्होंने वेरीफाई किया कि वो परमानेंटली शिफ्ट कर गए, इस बारे में कोई भी जानकारी इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नहीं दी है।
तो परमानेंटली शिफ्टेड लोगों की भी जानकारी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि परमानेंटली शिफ्टेड की जो डेफिनेशन है वो भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे लगभग एक तिहाई जनता जो है वहां से बाहर रह रही है, और एक तिहाई में से कई सारे ब्लू कॉलर जॉब करने वाले लोग हैं। कहीं सिक्योरिटी का काम, गार्ड का काम कर रहे हैं, कहीं मजदूरी का काम कर रहे हैं, इस तरीके के लोग होते हैं, और ठेकेदारों के उस पे अलग अलग जगहों पे उनका मूवमेंट चलता रहता है। तो क्या ऐसे लोग अब जो कि अपना वोट अपने ही गृह राज्य में बिहार में देना चाहते हैं, वहां पर उनको देने का अधिकार नहीं है? इस बात को समझना पड़ेगा कि क्या इसी तरीके के सवाल जो है मिनिस्टर्स, जो स्टेट में मिनिस्टर्स होते हैं, केंद्र में मंत्री होते हैं, जिनके बंगले जो हैं तो सालों साल से दिल्ली में हैं और वहीं पे रह रहे हैं, क्या वो अपने राज्यों में जाकर के वोट वोट नहीं डालते हैं? प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल ले लीजिए। प्रधानमंत्री रहते तो दिल्ली में है, उनका घर अभी दिल्ली में है, लेकिन वो वोटर तो गुजरात के ही है। तो इस तरीके के सवाल भी लोगों ने उठाए हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि 28 जुलाई को जो 2025 को जो सुनवाई है उसमें क्या फैसला होता है। एडीआर ने भी एक जॉइंटर वो किया है कि ये सारी प्रोसेस चलने दी जाए। प्रोसेस बिल्कुल ठीक है, प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में जो भी प्रोसेस में गैप्स होंगे उनको भरने के लिए हम इलेक्शन कमीशन की मदद करेंगे, और जो भी चीजें हैं उसको ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन इस एसआईआर की जो रिजल्ट होंगे उसके बेसिस पे आप जो है तो कम से कम इस बार के 2025 बिहार के चुनाव को ना करवाएं, और अगली बार अगर कभी भी आपको एसआईआर कराना हो तो एक एक डिफाइंड टाइम पहले से, एक अच्छा समय लेकर के, मतलब काफी समय लेकर के इस प्रोसेस को किया जाए, जिससे इलेक्टोरल रोल की शुद्धिकरण तो जरूरी है, मतलब इलेक्टोरल रोल का प्योरिफिकेशन बिल्कुल जरूरी है। अगर उसमें मरे हुए लोग, डुप्लीकेशन है, इस तरीके की कई सारी चीजें हो सकती हैं, तो उन सब चीजों को हैंडल किया जाना चाहिए। लेकिन ये जो समय दिया गया है वो काफी कम है, इस तरीके की बात एडीआर भी कह रहा है। अगर इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है का कहना है कि ये एक तरीके का रिवीजन नहीं है, ये एरोगेंस है इलेक्शन कमीशन का। इवन एनडीए's allies आर अफेक्टेड, ऐसा उनका कहना है। कांग्रेस ने एलिगेशन लगाया है कि इलेक्शन कमीशन 60 लाख से ज्यादा वोटरों को हटाने की कोशिश कर रहा है। 60 लाख से ज्यादा वोटर जो है तो इलेक्टोरल रोल से हट जाएंगे। तेजस्वी यादव ने ये यहां तक कह दिया कि अगर इसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई, मतलब अगर ये विदाउट ट्रांसपेरेंसी किया गया, तो वो इस बात को बाइकआउट भी कर सकते हैं, इलेक्शंस को बाइकआउट भी कर सकते हैं। और इसके बाद पेटिशनर्स ने जो सुप्रीम कोर्ट में एडीआर ने कहा है, इवन डेड वोटर्स आर शोन टू हैव फिल्ड द फॉर्म, मतलब बेसिकली बीएलओस ने फेक एंट्रीज करी हैं, इस तरीके के एलिगेशन ये लगाए गए हैं, और मरे हुए वोटर्स को भी दिखाया गया है कि उन्होंने फॉर्म फिल किया है। अब अगर की बात की जाए सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पेटिशन जो डाली गई है वो कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है, प्रोसेस के ऊपर है, ये सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट जाकर के कल इसके दायरे को जज करेगा। ध्यान रखने वाली बात है कि ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एक दूसरे को डायरेक्शन देने के से थोड़ा बचती हैं, इनके एक दूसरे के खिलाफ के उस पर फैसला देने से सुप्रीम कोर्ट हो सकता है बचे। लेकिन कल बात प्रोसेस पे होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट प्रोसेस को सही मानता है, क्या ये प्रोसेस जो हो रही है, जिस तेजी से हो रही है उसको सही मानता है, और जो गैप्स दिखाए गए हैं उनको किस तरीके से डील करता है। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की बात करें, जैसे अजीत अंजुम जो हैं, उन्होंने भी यूट्यूब पे वीडियो दिखाए थे। इनफैक्ट साहिबपुर का कमाल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है बेगूसराय की, वहां पर उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से इरेगुलरिटीज हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट और फोटो के बिना, इनकम्प्लीट एंट्रीज, लैकिंग नेम एंड सिग्नेचर, आइडेंटिटी प्रूफ भी नहीं है, नेम भी नहीं है, सिग्नेचर भी नहीं है, कुछ छोटी मोटी 4-5 एंट्री करके over 80% of the Muslim majority areas were complete, but others lack documentation। ठीक है। इसके बाद अगर एसआईआर की बात की जाए तो 13 जुलाई 2025 को उनके ऊपर एफआईआर भी की गई है ज्योतिंजम के ऊपर, कि वो जो है तो बीएलओस को अपना काम नहीं करने देना है, सरकारी अफसरों को। पर उन्होंने इस बात को डिफेंड किया कि मैं जो है अपना काम कर रहा हूं, और किसी भी तरीके की
का डिस्टरबेंस मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। एफआईआर सिर्फ इसलिए की गई जिससे कि मेरी आवाज को दबाया जा सके और मेरी तरह जितने भी जर्नलिस्ट इस चीज में काम कर रहे हैं उनकी आवाज को दबाया जा सके। और इसका उसको जो उनको जो है तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और आईडब्ल्यूपीसी दोनों ने ही बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट डीजी पब ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसको काफी सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। अब बात करते हैं हम इस बात की कि आखिर ये पूरा जो मसला है वो कहां पर जाकर के रुकने वाला है। ये पूरा मसला जो है इस बात पे डिपेंड करता है कि आगे जाकर के अगर कल सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसला आता है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। सुप्रीम कोर्ट की कल की हियरिंग के बाद अगर कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं दिखे और ये प्रोसेस जिस तरीके से चल रही है उसी तरीके से चलती रही तो अगला स्टेप अपोजिशन का क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस और अपोजिशन, इनफैक्ट आरजेडी ने तो यहां तक कह दिया कि वो इलेक्शन का बाइकआउट भी कर सकते हैं। तो ये एक लोकतंत्र के हिसाब से बहुत बड़ी घटना कही जा सकती है। हम जरूर इस बारे में जुड़े रहेंगे आपसे बताने के लिए कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और इसके क्या मायने हैं और ये जो प्रोसेस है वो कहाँ तक जाने वाली है और इलेक्शन कमीशन जहां कहाँ तक इसे डिफेंड करता रहेगा। आप जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं तेजस्वी यादव के बयान के बारे में कमेंट सेक्शन में। और इससे जुड़ी हुई खबरों के लिए जुड़े रहें सटीक नेटवर्क से। तब तक के लिए धन्यवाद।